हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 7 है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ओके, आज का जो लेक्चर है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। अराउंड 10-15 मिनट का ये लेक्चर बनेगा और चूँकि ये सिलेबस में दिया हुआ था तो मैं इसको बताना ज़रूरी समझा। तो ठीक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको समझते हैं। आई थिंक इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पढ़े थे उनमें जब स्थितिज ऊर्जा यू आर कर्व बनाए थे ना, यू आर कर्व स्थितिज ऊर्जा दूरी ग्राफ, तो बस वही है इसमें भी, इसी को ही इसमें अलग टॉपिक रख दिया गया है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग डालता हूँ फिर समझ में आएगा। तो हेडिंग क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन एनर्जी मतलब अपघटन ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है आगे बताएंगे इसको टॉपिक के अंदर में। तो उसको बोलते हैं अपघटन ऊर्जा। किसके लिए? फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे हिंदी में क्या हो जाएगा? मूल अवस्था तथा उत्तेजित अवस्था के लिए अपघटन ऊर्जा। तो ये हिंदी में टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में ये दिया था इसलिए इसको बताया हूँ। तो देखो एकदम इजी सा टॉपिक है। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल हम लोगों ने पढ़ा था तो उनमें जो दो परमाणु होते हैं उनके बीच में दूरी r होती है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो r होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, दोनों परमाणुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उनके बीच में एक ग्राफ खींचा था, औसत दूरी r और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे थे। तो ग्राफ कैसे प्राप्त हुआ था? तो यू आर कर्व आप लोग को याद होगा। तो इधर था u का मान, ये u का मान बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे था u 0 था और इधर u0 प्लस में था और इधर माइनस u0 था। ठीक है, ये बाद में पता चलेगा किधर क्या था। तो ये u के बारे में बात हो गया। अब देखो यहाँ से बीचों बीच में एक r का हम लोग लाइन खींचे थे। ये r का मान था, जैसे जैसे हम लोग r का मान बढ़ाते जाएंगे उधर r का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त हो रहा था? ग्राफ यू आर कर्व में हम लोग, मैं इसको बताया भी था, ठीक है, कि यदि हम लोग r का मान इन्फिनिटी रखते हैं, r का मान इन्फिनिटी हो, मतलब दोनों परमाणुओं के बीच में जो दूरी है वो क्या हो? इन्फिनिटी हो, बहुत दूर हो, तो उस कंडीशन में जो u का मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये बताया था। दूसरा कंडीशन क्या बताया था? जैसे जैसे हम लोग r का मान कम करते जाते हैं, उसको पास लाते जाते हैं दोनों परमाणुओं को, जैसे जैसे पास लाते जाते हैं तो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा बस समझाता हूँ। मान लो दो परमाणु हो गए, तो ये इन्फिनिटी दूरी पर हो, मतलब बहुत दूर पर हो, हमको पता ही नहीं कहाँ पे है। तो जब स्थितिज ऊर्जा का मान है वो 0 होता है। अब जैसे जैसे ये दोनों परमाणु को थोड़ा पास लाते जाते हैं, ऐसे ऐसे पास लाते जाएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो कम होने लगता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होने लगता है? आकर्षण बल बनने लगता है। आकर्षण बल लगने लगता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। आकर्षित करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब वो थोड़ा सा, मतलब मोशन में आ जाते हैं। अब मोशन में आते हैं तो क्या होने लगता है भाई? स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उसके पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी लगती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया उसका, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान कम होने लगता है। तो अब बताओ उसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? पहले क्या होगा? 0 था स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग दूरी को कम करते गए तो ये हो ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, उसके बाद ना ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे r का मान कम करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ये जो दूरी जो बीच में डिस्टेंस है ये कम करते गए तो एक पॉइंट इतना आता है, मान लो ये इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जो आता है ना, r इक्वल टू r0 बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों परमाणु इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, साम्य अवस्था में हो जाते हैं, r इक्वल टू r0 पर। वहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है, u का जो मान है वो सबसे मिनिमम होता है ये पॉइंट पर। इसको बोलते हैं r इक्वल टू r0।
और यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है इसको बोलते हैं यू मिनिमम, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनस यू जीरो, और या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो यू मिनिमम। अब यहाँ से उसको पहले थोड़ा लिख देते हैं, आर का मान और कम करने पर यू का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आर इक्वल टू आर जीरो पर यू जो है मिनिमम हो जाता है, ये इसको मैं लिखता हूँ मिनिमम, मतलब यू क्या हो जाएगा, माइनस यू जीरो के बराबर हो जाता है। ओके, जब इसके बाद देखो जब जैसे जैसे आर का मान और कम करेंगे, आर का मान और कम करेंगे, अब ठीक है इतना में भी हमको चैन नहीं आया, तो इसके बाद क्या करेंगे, और इसको पास ला के देखेंगे, तो पास ला के देखते हैं तो क्या होने लगता है, अब एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, दूर फेंकने लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अब उस टाइम क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये क्या होगा, जो इसका स्थितिज ऊर्जा है, अब देखो दूर प्रतिकर्षण करेगा तो फिर दूर फेंकेगा तो क्या होगा, फिर से ये थोड़ा सा स्थिर होने का स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अब जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो क्या होने लगता है, बढ़ जाता है, मतलब बढ़ने लगता है। यू मिनिमम के बाद आर इक्वल टू आर जीरो पर जब हम डिस्टेंस को और कम करेंगे तो यू का मान जो होता है बढ़ने लगता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइड चले जाता है। तो ये अब आपको पहले ही पता है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में इसको बताया था मैं, तो एक बार यहाँ पे बता देते हैं फिर से। तो आर का मान और कम करेंगे तो जो यू का मान है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसको बोलते हैं यू आर कर्व। अब इसको बताने का मतलब क्या है भाई, ये तो आप पहले लेक्चर नहीं बता चुके हो। तो देखो यहाँ पे ना जो ये दूरी है, और मैं क्या बताया था पिछले लेक्चर में, ओवल लेक्चर में, कि ये जो नीचे का जो भाग रहता है माइनस वाला जो भाग, इसको बोलते हैं इसको क्या नाम दिया था मैं, हाँ इसको बोलते हैं ना बाउंडेड रीजन बोलते हैं। जो नीचे का जो भाग रहता है इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन, बद्ध क्षेत्र, ये बताया था, बद्ध क्षेत्र, बाउंडेड रीजन, ठीक। अब देखो ये जो यू मिनिमम का मान है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जहां पे मिनिमम हुई आर इक्वल टू आर जीरो पर, तो ये जो एनर्जी है यू मिनिमम है, इसी को ही क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। हिंदी में क्या हो जाएगा, बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, यू मिनिमम जो है इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, ठीक है, अणु का बंधन ऊर्जा। और ये जो बंधन ऊर्जा होती है इसी को ही हम लोग अपघटन ऊर्जा भी बोला जाता है। मतलब किसी अणु के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो ऊर्जा होती है यू मिनिमम होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको बोलते हैं अपघटन ऊर्जा, ठीक है। तो मैं इसको दूसरा नाम ही बोल सकता हूँ, अपघटन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी, अपघटन ऊर्जा। अब ये जो अपघटन ऊर्जा होती है ये मूल अवस्था के लिए सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, मूल अवस्था के लिए डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है फॉर ग्राउंड स्टेट, इसके लिए क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट की ओर जाते जाते हैं, तो जो एनर्जी का मान है, डिसोसिएशन एनर्जी का मान है, वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वो कम होने लगता है। अब कितना कम होगा, तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये एक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, देखो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, मान लो मूल अवस्था हो गया, तो इसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी का मान है, यू मिनिमम का मान है, ये क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें बात करें तो यू मिनिमम कम हो गया, तो ये यू मिनिमम कितना कम हुआ, तो ये जो दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है ना, उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, यू मिनिमम का मान में कम हो जाएगा डिसोसिएशन में, मान लो। और यहाँ पे बात करते हैं तो अब कितना कम हो जाएगा, तो इन दोनों यहाँ से कम तो हो ही गया था, तो यहाँ से जो कम हुआ है और जो ये जो मान आएगा इसमें और कम कर दो तो ये निकल जाएगा। फिर इसके बात करें डिसोसिएशन एनर्जी की, तो और कम कर दो, जितना ये गैप है तो उसका मान क्या होते जाता है, वो कम होते जाता है। तो यही हमारे टॉपिक में था, डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो डिसोसिएशन एनर्जी समझ में आ गया, जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होती है, यू मिनिमम होता है, इलेक्ट्रॉन जब यू आर कर्व खींचते हैं तो वहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा का मान है सबसे कम होता है, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए देखना है और एक्साइटेड स्टेट के लिए देखना है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए देखें तो क्या होता है, जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मैक्सिमम मान होता है। और फॉर एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक लेवल के हिसाब से जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होते जाता है, ठीक है।
तो बस ये टॉपिक था आज का, छोटा सा टॉपिक है, एकदम ईजी सा टॉपिक है। तो समझ में आ गया होगा डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो मैं मिटा दूँ इसको। इसके बाद मैंने जो 3 क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताए होंगे, यदि नहीं बताए होंगे तो मैं उसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्वेश्चन, मैं देख के बताता हूँ बुक से। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था HCl अणु में 2 क्रमागत काल्पनिक ऊर्जा स्तरों का अंतराल 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा कितनी होगी। तो शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होगा भाई, देखो ये जो ऊर्जा स्तरों का अंतराल है, काल्पनिक ऊर्जा स्तरों का अंतराल, वो कितना होता है 1/2 h न्यू जीरो के मान के बराबर होगा, मतलब h न्यू जीरो के मान के बराबर होगा। मैं बताया था ना कि जो ऊर्जा स्तर होता है, काल्पनिक ऊर्जा स्तर, उनमें जो गैप होता है कितना होता है, h न्यू होता है, h न्यू जीरो। तो इसका मान हमको दिया हुआ है कितना, 0.36 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गैप का मान कितना दिया हुआ है, 0.36 दिया गया है। और शून्य बिंदु ऊर्जा कितना मान होता है 1/2 h न्यू जीरो, इसको बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। ठीक है, तो इसका मान हम लोग निकाले थे ना, जैसे यहाँ पे शून्य बिंदु ऊर्जा मतलब जो वाइब्रेशनल लेवल में जो ग्राउंड स्टेट था ना, उसी को ही शून्य बिंदु ऊर्जा बोलते हैं। तो उसका मान कितना होता है 1/2 h न्यू जीरो, v + 1/2 h न्यू जीरो, ये होता था फार्मूला। यहाँ पे v का मान क्या रखते थे, शून्य रखते थे ग्राउंड स्टेट के लिए, तो क्या होता था 1/h न्यू जीरो। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो लेवल था v = 0 के लिए कितना था 1/2 h न्यू जीरो, इसी को ही बोलते थे शून्य बिंदु ऊर्जा। तो इसी का ही मान निकालना था। तो इसका मान हमको दिया हुआ है h न्यू जीरो का मान, ऊर्जा अंतराल का 0.36, और पूछा क्या है 1/2 h न्यू जीरो का। तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ख आंसर बी वाला। ठीक है, 0.18। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, किसी द्विपरमाणविक अणु घूर्णन नियतांक बी जूल की घूर्णन ऊर्जाएं होती है। तो घूर्णन ऊर्जाएं क्या होती है, हम इसको जब रोटेशनल वाला जब पढ़ाया था उससे बताया था क्या होती है। शुरू में 0 आता है, फिर 2b आता है, फिर 4b आता है। ठीक है, फिर 4b नहीं 6b आता है, 6b आता है, उसके बाद 12b आता है, फिर 20b आता है। ठीक, ये वाला फार्मूला से निकालते हैं ना अपने, जो घूर्णन अवस्था होती है उसमें j+1 × b, इस वाले फार्मूला से निकालते जाते हैं, तो ये वैल्यू आते जाता है, तो ये वैल्यू आता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख वाला बी, 0, 2b, 6b, 12b। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 क्रमिक घूर्णन रेखाओं के बीच सर्वनिष्ठ तरंग संख्या अंतर क्या होती है। तो तरंग संख्या अंतर मतलब वही वेव नंबर वाला जो बात है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग को मैं बताया था, पहले न्यू का मान निकालेंगे। तो न्यू का मान क्या होता है 2b/h, और जो न्यू बार मतलब तरंग संख्या वाला, तो इसका मान क्या होता था 2b/hc। ठीक है, यदि मैं b का मान यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा, b का मान क्या होता है भाई h²/8π²i, और नीचे में c, यहाँ से मैं क्या हो जाएगा 2 एकम 2 चौक, तो ये हो जाएगा h, और यहाँ पे h भी है ना, ये h, तो ये h आ जाएगा। तो h एक से h कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ h, नीचे क्या आ जाएगा 4π²i/c। ये हमारा क्या आ जाएगा, तरंग संख्या में जो अंतराल है वो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्रमिक घूर्णन रेखाओं के बीच सर्वनिष्ठ तरंग संख्या अंतराल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा h/4π²ic, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं देते हैं। अब जब रमन इंस्पेक्टर पढ़ाएंगे उस टाइम इसको दे देंगे। तो ठीक है, लेक्चर को ओवर करते हैं। पसंद आ रहा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, कुछ कमेंट करना होगा तो कमेंट कर देना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।